नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं शुभम पांडे आज आप सबका आपके अपने चैनल डेफिनेट क्लासेस फिर से स्वागत करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। हम लोगों का जो सफ़रनामा है दोस्तों, हम लोगों का जो सफ़र है वह पहुंच चुका है सैयद वंश तक। सैयद वंश दिल्ली सल्तनत का चौथा वंश है, इस बात की आप सबको जानकारी है दोस्तों। और हम लोगों ने जो कल बात की है उसमें हम लोगों ने बात की थी आखिरी शख्स बहलोल की। और ये जो बहलोल था दोस्तों, इसी को हम लोग खाना भी कहते थे। इस बात की हम लोगों ने भी चर्चा की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात की आप सबको जानकारी होनी भी चाहिए दोस्तों। और मैंने कल ये बात आपको बताई भी थी, जितनी भी कल इंपॉर्टेंट चीज़ें सैयद वंश से पूछी जाती है उनका मैंने अच्छे से डिस्क्रिप्शन भी दिया है कल, और साथ में आपको बताया भी है कि कौन से क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे वहाँ से। उस चीज़ को अगर आप नहीं देखे हैं, कल का वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं दोस्तों, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ आप जाके उसे ज़रूर देखें। और आखिरी में मैंने आपसे यही बात कही थी कि अलाउद्दीन आलम शाह जब डरने लगेगा बहलोल से, बहलोल काफ़ी ताकतवर और बहादुर और दिलेर हुआ करता था, इस बात की भी चर्चा हुई थी हम लोगों के बीच। तो जब अलाउद्दीन आलम शाह गद्दी पे बैठा था, गद्दी पे काबिज हुआ, सुल्तान बना सैयद वंश में, तो वह डरने लगा बहलोल से। जब बहलोल से डरने लगा तो डरते डरते किसी तरीके से कुछ समय तक अपना शासन संभाला रहा। लेकिन जब अलाउद्दीन आलम शाह को ये लगा कि अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होने वाला है, तो उसने क्या किया, बहलोल को गद्दी दे दी। बहलोल को बोला कि मैं सरेंडर करता हूँ इस सीट पर, मैं हट जाता हूँ सुल्तान पद से। यानी अब सैयद वंश की बागडोर ही किसके हाथ में पहुंच चुकी थी दोस्तों, बहलोल के हाथ में। यहाँ तक कि हम लोगों ने चर्चा कर ली है कल। और यही जब बहलोल था तो इसको रास नहीं आया, इसका मन नहीं हुआ कि ये सैयद वंश के नाम से आगे की सल्तनत संभाले या सुल्तान बने। सैयद वंश के नाम से ये नहीं चलाना चाहता। जैसा मैंने बताया था कि ये था अफगानी, तो इसने सबसे पहले भारत में अफगानी वंश की इसी ने शुरुआत की, और उसी वंश का नाम ही है लोधी वंश। यानी दिल्ली सल्तनत का जो पांचवा वंश है वही कहलाता है लोधी वंश। आज हम लोग को उसी की चर्चा करनी है दोस्तों। कल हम लोगों ने सैयद वंश पे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब डिस्कशन कर रखे हैं, आज हम लोग को लोधी वंश पढ़ना है। देखिए, दिल्ली सल्तनत का पांचवा वंश ही कहलाता है क्या दोस्तों, लोधी वंश, यानी इंग्लिश में लोधी डायनेस्टी, जिसका जो समय काल है दोस्तों मैंने आपको बताया 1451 में ही अलाउद्दीन आलम शाह सरेंडर कर देगा अपने सुल्तान की गद्दी को। किसको दे देगा, बहलोल को। और यही बहलोल लोधी वंश की शुरुआत करेगा, और यही लोधी वंश ही कहलाता है अफगानी वंश, भारत का सबसे पहला अफगानी वंश। क्योंकि बहलोल जो था वह आया था अफगान से बिलोंग करता था, और उसी ने शुरुआत की लोधी डायनेस्टी की। इसी वजह से ये भी क्वेश्चन आता है कि भारत का सबसे पहला अफगानी वंश कौन सा है, तो आप बोलेंगे लोधी वंश है, जिसका जो समय काल चला दोस्तों 1451 से 1526 तक। ये जो समय काल हम लोगों को पढ़ना है दोस्तों, यही कहलाता है लोधी वंश। और ये जब हम लोग 1526 पे पहुँचेंगे, जैसे ही यही आखिरी हो जाएगा दिल्ली सल्तनत का। दिल्ली सल्तनत का अंत ही 1526 में होगा, और 1526 में जैसे दिल्ली सल्तनत का अंत होगा वैसे ही भारत पे अब राज कौन करेगा, मुग़ल लोग करना शुरुआत करेंगे। यानी मुग़ल साम्राज्य की स्थापना होगी 1526 में। कैसे होगी, क्यों होगी, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, इन सब चीज़ों पे हमें कड़ियों को जोड़ते हुए कहानी के माध्यम से और एकदम एग्जैक्ट पॉइंट के थ्रू चीज़ों को समझना है और आगे बढ़ना है। हम लोग को अपना सफ़र तय करना है 1526 तक। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग आज शुरुआत करते हैं। यानी लोधी वंश का फाउंडर कौन कहलाया, इसका संस्थापक कौन है, इसकी खोज किसने की, लोधी वंश की शुरुआत किसने की, तो आपका जवाब होगा, अगर ये सवाल आता है फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी, तो आपका जवाब होगा दोस्तों बहलोल लोधी। कौन है दोस्तों, बहलोल लोधी। अब देखिए सबसे बड़ा सवाल कि इसका समय काल क्या चला। तो जब लोधी वंश की शुरुआत हुई तो यानी इसके भी समय काल की शुरुआत होगी, दिल्ली में सुल्तान बना 1451 में, और इसका जो समय काल चलेगा दोस्तों, ये जो दिल्ली सल्तनत संभालेगा लोधी वंश के अंडर, वह चलेगा 1489 तक। यानी इसका समय काल जो है 1451 से 1489 तक। अब इस पे इम्पॉर्टेंट चीज़ें, जैसे ही ये सुल्तान बना, इसने एक सिक्के की शुरुआत की। उसी सिक्के का नाम क्या है, बहलोल कॉइन्स। यानी अपने ही नाम पे इसने एक सिक्का शुरुआत किया, उसी सिक्के का नाम क्या है दोस्तों, बहलोल कॉइन्स।
और दूसरी बात दोस्तों, इसने जौनपुर पे अटैक किया। जौनपुर को क्यों सिराज हिंद कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। इस बात का भी हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। किसने बसाया था, इस बात का भी डिस्कशन हुआ है। किसके नाम पे बसाया गया था, इस बात पे भी डिस्कशन हो चुका है। इस बात की हम लोग अब चर्चा नहीं करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। यानी जो जौनपुर बसाया गया था, जो कि उत्तर प्रदेश में है, उस पर अटैक करेगा कौन, बहलोल लोधी। और अटैक करने के बाद इसको सम्मिलित कर लेगा, इसको ऐड कर लेगा किसमें, दिल्ली में। यानी ये दोस्तों कि बहलोल जो कि फाउंडर था लोधी वंश का, वो अटैक किया जौनपुर पे और इसको सम्मिलित किया, इसको ऐड किया किसके अंदर, दिल्ली के अंदर। कहा कि अब दिल्ली से इसकी पूरी बागडोर संभाली जाएगी जौनपुर की। जितने भी साम्राज्य के लोग होंगे जौनपुर के, वह सब दिल्ली सल्तनत के अंदर ही रहेंगे। अब जौनपुर में सबसे बड़ा सवाल कि उस समय रूलर कौन था, ये भी सवाल पूछा जाता है कि जब बहलोल लोधी ने आक्रमण किया था, अटैक किया था और जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिलाया था, तो उस समय उसका रूलर कौन था। तो उस समय उसका रूलर था दोस्तों इब्राहिम शाह। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहलोल लोधी के ऊपर दोस्तों। और बाकी ऐतिहासिक चीज़ें इसने कुछ नहीं की, इसी वजह से इससे और सवाल नहीं बनते हैं। और फिर एक सवाल और बन जाता है कि 1489 में इसकी मृत्यु होगी। और जैसे ही मृत्यु हो, कोई ना कोई बागडोर संभालने वाला चाहिए इसके वंश का, और वही वंश आगे कौन चलाएगा, उसी शख्स का नाम है दोस्तों सिकंदर लोधी। और लोधी वंश का सबसे महान और योग्य शासक ही कहलाता है कौन, सिकंदर लोधी। बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्सियत है, बहुत ही ज़्यादा इससे आपको सवाल देखने को मिलेंगे और हर पेपर में मिलेंगे। इससे एक ना एक सवाल तो बंधा रखा ही है। जितना भी आज मैं आपको बताऊंगा उसमें से एक ना एक सवाल आपको देखने को मिलने ही वाले हैं। तो वीडियो को आप अंत तक पूरा देखते रहें दोस्तों। जब बहलोल लोधी मरेगा तो उसी का बेटा, जिसका नाम क्या है, सिकंदर लोधी, सिकंदर लोधी बनेगा अगला सुल्तान दिल्ली सल्तनत में। और दिल्ली सल्तनत में उस समय वंश कौन सा चल रहा था, लोधी वंश चल रहा था। यानी सिकंदर लोधी बागडोर संभाल लेगा। सबसे बड़ा सवाल कि इसका जो समय काल चला वह कब से कब तक चला। तो इसका जो समय काल चला दोस्तों वह 1489 से 1570 तक का जो समय पीरियड हम लोग को टाइम पीरियड पढ़ना है, वह कौन उस समय सुल्तान रहेगा दिल्ली सल्तनत के अंदर, सिकंदर लोधी रहेगा। अब चलिए, और अगर पूछा जाए कि 1489 से 1517 के समय काल में कौन सा वंश चल रहा था दिल्ली सल्तनत में, तो आप बोलेंगे लोधी वंश चल रहा था। अब चलिए, अब हम लोग इस पे गौर करते हैं, ध्यान से कड़ियों को समझते रहिए और चीज़ों को ऑब्जर्व कीजिए कैसे इससे सवाल बनते हैं। सबसे पहली चीज़, इससे इसी के समय काल में, यानी इसी टाइम पीरियड में जब सिकंदर लोधी ही सल्तनत संभाल रहा था, उसी समय काल में आएगा वास्को डी गामा। आप सब ने इसका नाम सुना होगा। इसको क्या कहते हैं कि भारत की खोज किसने की, तो आप बोलते हैं वास्को डी गामा ने की। अब भारत की खोज कैसे ये कर सकता है इंसान, क्या जब ये आया उसके बाद ही भारत बना था? ऐसा कुछ नहीं था। इस चीज़ को आज आप क्लियर कर लीजिए दोस्त। वास्को डी गामा जो था, इसने भारत की खोज, इसको क्यों कहा गया, इस कॉन्सेप्ट को आज समझना है आपको। भारत की खोज करने वाला ही व्यक्ति कौन कहलाता है, वास्को डी गामा। 1489 से 1517 के बीच में आएगा। जो टाइम पीरियड पे आया था, जिस साल आया था, उस साल का नाम है दोस्तों 1498। 1498 में ये भारत की खोज किया था। भारत की खोज से तात्पर्य क्या है, मतलब क्या है, इस चीज़ को आज हमें समझना है। वास्को डी गामा जो था दोस्तों, ये रहने वाला था पुर्तगाल का, पुर्तगाली था। ये क्या था, पुर्तगाली था। इस चीज़ को पहले समझिए, पुर्तगाली था। ठीक दोस्तों, अब पुर्तगाली था यानी ये किस एरिया में आता होगा, यूरोप में। यानी ये, अगर इसको ये कहा जाए फर्स्ट यूरोपियन है जो भारत आया था, तो ये कहना गलत नहीं होगा। यानी वास्को डी गामा के नाम एक और खिताब है, भारत की खोज तो इसने की ही, साथ में ये क्या है, फर्स्ट यूरोपियन टू कम इंडिया, पहला यूरोपियन है जो भारत आया। अब भारत आया मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझिए। इसने जो है दोस्तों यूरोप से क्या किया, भारत तक आने की, यानी इंडिया तक आने की इसने समुद्री मार्ग की खोज की। यानी इसने एक ऐसा रास्ता ढूंढा जो कि समुद्र से होते हुए,
यूरोप से होते हुए समुद्र के माध्यम से कहाँ पहुँच जाता था? इंडिया पहुँच जाता था। यानी एक छोटी सी बात अगर कहा जाए दोस्तों कि वास्को डिगामा ने एक ऐसा रास्ता ढूंढा जो कि जल मार्ग था, यानी समुद्र के रास्ते से, समुद्र से होते हुए कैसे आप यूरोप से भारत पहुंचेंगे, इसी रास्ते की खोज करने वाला ही इंसान वास्को डिगामा था। इसी वजह से कहते हैं दोस्तों इसने भारत की खोज की। यहाँ तक मेरे समझ से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिर हुआ क्या दोस्तों, इसने ये देखा कि दिल्ली सल्तनत तो चल रही है लेकिन राजपूताना जो है, यानी जो भी राजपूत लोग हैं उन पे कंट्रोल दिल्ली सल्तनत का नहीं हो पा रहा, दिल्ली सल्तनत उनके ऊपर होल्ड नहीं रख पा रही है। तो इसी कारण से इसने एक नया शहर बसाया। उस शहर का नाम था सिकंदराबाद। सिकंदराबाद यानी एक नए शहर की स्थापना भी करने वाला, एक नए शहर की खोज करने वाला भी इंसान कौन है? सिकंदर लोधी है, जिसका नाम सिकंदराबाद था। और आज के दौर में उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं दोस्तों? आगरा नाम से। इसने ये शहर बसाया इस वजह से था कि राजपूताना के ऊपर क्या कर सके? कंट्रोल बना सके। यानी ये दोस्तों ये बसाने का ये रीजन ही क्यों बना था? क्योंकि सिकंदराबाद यहाँ पे जहाँ पे ये शहर बसाया जा रहा था उसी के आसपास का जितना भी एरिया था वहीं पे कंट्रोल ज़्यादा किसका था? राजपूताना का था। तो इसने कहा कि उनके बीच में ही अगर रह के उनको तोड़ने की कोशिश की जाए तो मैं सफल हो सकता हूँ। इसी कारण से इसने एक नया शहर ही बसा डाला जिसको हम लोग कहते हैं सिकंदराबाद। और आज के दौर में आज का नाम उसका क्या है? आगरा है। यहाँ तक मेरे समझ से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। आगे की ओर बढ़ते हैं। अब इसने सिकंदराबाद तो बसा लिया। उस समय लोधी वंश में या दिल्ली सल्तनत में अभी तक हम लोग जो पढ़े हैं कहाँ पे राजधानी चली। मैंने आपको बताया भी था दोस्तों कि राजधानी क्या थी दिल्ली सल्तनत की? दिल्ली थी। इसने दिल्ली की जो दिल्ली थी राजधानी इसने चेंज कर दिया। इसने राजधानी ही बना लिया सिकंदराबाद को, यानी आगरा को। यानी अगर ये सवाल आए कि लोधी वंश में सिकंदर लोधी ने किसे अपनी राजधानी बनाया तो आप बोलेंगे आगरा को बनाया। और एक बात यहाँ गौर करने वाली है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत की आखिरी राजधानी जो रही वह आगरा ही रही। यानी जब तक दिल्ली सल्तनत अब चलने वाला है 1526 तक, यानी आखिरी राजधानी अगर पूछी जाए कि आखिरी कौन सा ऐसा शहर था जिसे राजधानी घोषित किया गया था सुल्तानों द्वारा, दिल्ली सल्तनत के शासकों द्वारा, तो आप बोलेंगे आगरा। ठीक है दोस्तों, और इसको कन्वर्ट करने वाला इंसान कौन था? सिकंदर लोधी। क्यों किया गया ये भी मैंने आपको बता दिया है, तो मेरे समझ से आप अब नहीं भूलेंगे। और इसी क्रम में एक बात और याद रखिएगा दोस्तों कि जब सिकंदराबाद को इसने राजधानी बनाया था, यानी सिकंदर लोधी ने जब सिकंदराबाद आगरा को राजधानी बनाया था तो उससे पहले वहाँ शासक कौन था? राजा बादल सिंह, जो कि एक राजपूताना हुआ करते थे। ठीक दोस्तों, इनको पराजित किया और बादलगढ़ के किले पे इसने फतेह हासिल की। यानी बादलगढ़ के किले पे इसने पूरा कब्जा कर लिया, राजा बादल सिंह को हराकर पराजित कर। गढ़ का जो किला था दोस्तों, यानी अब किसके कब्जे में आ चुका था? सिकंदर लोधी के। उसी के बाद इसने क्या किया दोस्तों? आगरा बना दिया अपनी नई राजधानी। यहाँ तक मेरे समझ से आगे आपको अब कोई दिक्कत नहीं होगी, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। इसने एक और चीज़ की, ध्यान से देखिए। ये जो था ये पोएट आदमी भी था। पोएट आदमी से मतलब ये कवि भी था, लिखता भी था। अब लिखता था तो मैंने आपको बताया है कि हर जो कवि होते हैं, जो लेखक होते हैं, उनकी एक कलम का नाम होता है, पेन नेम होता है। उसका पेन नेम पूछा जाता है कि सिकंदर लोधी का पेन नेम क्या था। अच्छे खासे जब लेबल बनाए जाते हैं सवालों के तब ये सवाल आता है, तो आप बोलेंगे इसका जो पेन नेम था वह था गुलरुखी। गुलरुखी जो कलम का नाम है, ये क्या है? कलम का नाम है, क्योंकि ये क्या था? एक लेखक था, एक कवि था। तो इसने अपनी कलम का नाम ही क्या रखा था? गुलरुखी रखा था। इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाता है कि सिकंदर लोधी के कलम का नाम क्या है, या सिकंदर लोधी का कलम नाम क्या है, पेन नेम क्या है, तो आप बोलेंगे गुलरुखी। किसका है? सिकंदर लोधी का कलम नाम है। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए, इसने एक और चीज़ की दोस्तों, मैंने बताया ये लिखता भी था और ये काफ़ी योग्य भी रहा शासक और महान शासक भी रहा। मैंने जब इसकी स्टार्टिंग की है तभी आपसे बोला है। इसने आयुर्वेद के ऊपर इसने एक किताब लिखी
उस किताब का भी इम्पोर्टेंट नाम है, उस किताब के भी बारे में सवाल आपको देखने को मिल जाता है। इसका नाम दे दिया जाता है सिकंदर लोदी का और पूछ लिया जाता है इसने कौन सी किताब दी, या तो उस किताब का नाम लिख के पूछ दिया जाता है कि इसमें दिल्ली सल्तनत में कौन सा ऐसा शासक था जो इस किताब को लिखा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम लोग फिर बढ़ते हैं। इसने एक किताब लिखी आयुर्वेदा के ऊपर। किसके ऊपर दोस्तों? आयुर्वेदा के ऊपर, आयुर्वेद के ऊपर, जिस किताब का नाम था दोस्तों फरंग-ए-सिकंदरी। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, फरंग-ए-सिकंदरी। फरंग-ए-सिकंदरी, देखिए इसको याद करने का सिंपल सा तरीका, सिकंदरी आ रहा है सिकंदर लोदी से, याद रखिएगा। फरंग-ए-सिकंदरी एक आयुर्वेद के ऊपर लिखी गई किताब है, काफ़ी प्रचलित किताब भी है ये। ठीक है दोस्तों, अब इसने एक और काम किया, यहीं पे इसका मन नहीं भरा। ये काफ़ी टैलेंटेड इंसान था, मल्टी टैलेंटेड इंसान था, अब शासक भी हुआ करता था। तो इसी ने अपने नाम पे एक मापन की इकाई शुरुआत कर दी। मापन की इकाई से मतलब ये है दोस्तों मेजरमेंट यूनिट। इसने एक नई इजाद की, नई बनाई मेजरमेंट यूनिट जो इसने बनाई, एक मापने की इकाई यानी मापन इकाई, यानी एक ऐसी इकाई बना डाली जिसको क्या करते थे, जैसे आप स्केल में देखते होंगे, मेरे समझ से आप मापन इकाई से मतलब समझ रहे होंगे, हल्का से समझाने की यहाँ पे आपको कोशिश भी कर देता हूँ। स्केल आप देखते हैं, स्केल में आप सबको पता है, छोटी स्केल जो आप देखते हैं वो छोटी स्केल कितने इंच की होती है? 6 इंच की होती है दोस्तों। 6 इंच की हुई यानी 15 सेंटीमीटर की होती है। यानी क्या है, किसी भी चीज़ को नापने के लिए जो भी मेथड यूज होता था, उसने एक नया मेथड भी इजाद किया और उस मेथड का नाम अपने नाम पे रखा, और उसी मापन इकाई मेजरमेंट यूनिट का नाम है दोस्तों, ध्यान से याद रखिएगा इसको, गज-ए-सिकंदरी। यानी गज-ए-सिकंदरी नामक इसने एक मापन इकाई मेजरमेंट यूनिट की भी शुरुआत की, जिसमें क्या होता था, एक गज का मतलब, एक सिकंदरी, गज का मतलब, ध्यान से देखिए दोस्तों, एक सिकंदरी गज इज इक्वल टू, यानी एक सिकंदरी गज का मतलब क्या होता था दोस्तों? 30 इंच। यानी अगर 30 इंच है तो आप बोल सकते थे एक सिकंदरी गज है। अब ये मेजरमेंट यूनिट तो कर दिया दोस्तों, इससे एक और सवाल बनता है, उस सवाल को मैंने आपको पहले ही बता रखा है। ये आखिरी शख्स बनेगा, आखिरी इंसान बनेगा जिसने कुतुब मीनार की क्या कराई? मरम्मत कराई। कुतुब मीनार वाले लेक्चर में हम लोगों ने बात भी की थी। कुतुब मीनार आखिरी बार मरम्मत या रिनोवेट किसके द्वारा कराया गया? तो आप बोलेंगे सिकंदर लोधी द्वारा रिनोवेट इसी ने कराया था आखिरी बार। और ये कौन से वंश का राजा था? लोधी वंश का। और अभी मैंने आपको शुरुआत में ही बता रखा है कि लोधी वंश ही क्या है? फर्स्ट अफगानी वंश है, पहला अफगानी वंश है, यानी पहला अफगानी डायनेस्टी है किसका? इंडिया का। ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको याद रखना है। कई बार ये सवाल देखने को आपको मिलता है, पूछा जाता है कि पहला अफगानी वंश भारत का कौन सा है, तो आप बोलेंगे लोधी वंश है। ठीक है दोस्तों, इसकी स्थापना किसने की? आपको बता रखा है मैंने, बहलोल लोधी ने की। उसी का बेटा हुआ करता सिकंदर लोधी, जो कि लोधी वंश का सबसे महान और योग्य शासक भी माना गया है। ये सब हम लोगों ने बात इसकी कर डाली है दोस्तों। और अब ये हम लोग सफ़र पे पहुंच जाएंगे। इतना मेन चीज़ें करने के बाद ये पहुंच गया अपने अंतकाल में 1517 में। जब 1517 में पहुंचा, यानी इसकी क्या होगी? अब मृत्यु होगी। और जब मृत्यु होगी तो फिर कोई अगला सुल्तान बनना चाहिए लोधी वंश में। अब कौन बनेगा अगला सुल्तान, इस बात की चर्चा हम लोग कल करेंगे दोस्तों। और कैसा सफ़र रहेगा उस सुल्तान का, कि क्या हो जाएगा, ऐसा क्या पहुंच जाएगा कि 1526 पे हम लोग पहुंच जाएंगे, यानी दिल्ली सल्तनत के अंत पे हम लोग पहुंचने वाले हैं दोस्तों। यानी क्या ऐसे कारण बन जाएंगे कि दिल्ली सल्तनत का अंत हो जाएगा और नया साम्राज्य शुरू होगा, जिसको हम लोग जानते हैं मुग़ल साम्राज्य के नाम से, मुग़ल डायनेस्टी के नाम से। इस बात का हमें गौर करना है दोस्तों। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें सिकंदर लोधी से बनती मैंने आपको सब बता डाली हैं। और अगर आपने कल का भी वीडियो नहीं देखा है तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिलेगा। और अब वीडियो जैसे ही ख़त्म होने वाला है तो आपको यहाँ पे आपको सब्सक्राइब का बटन भी मिल जाएगा गोल कलर में, जिस पे DC लिखा हो। जैसे ही आप उसको छुएंगे तो वहाँ पे एक ऑप्शन खुल के आएगा, पॉपअप विंडो खुल के आ जाएगा जिस पे लिखा होगा सब्सक्राइब। सब्सक्राइब को जैसे ही आप छुएंगे बेल आइकन आपके सामने ब्लिंक होके आएगा, उसको आप ऑल सेलेक्ट कर लेना है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों, इस पर कोई पैसे नहीं लगते हैं। और उससे क्या होगा कि आपको जितनी भी अपडेट दी जा रही हैं, जितनी भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट दी जा रही हैं और सिस्टमेटिक मैनर में अभी जो आपके सामने हिस्ट्री रखी जा रही है, आप बड़े आराम से रेगुलर बेस पे वीडियो को अचीव कर पाएंगे, वीडियो को देख पाएंगे।
ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं वीडियो को विराम देता हूं और ये कहता हूं कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि ज़्यादा लोग इस चैनल का लाभ उठा सकें, फ़ायदा उठा सकें। और अगर आपकी कोई भी समस्या है, कोई भी चीज़ में अगर आपको कन्फ्यूजन है दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप पूछें। और इसी के साथ मैं वीडियो को विराम देता हूँ दोस्तों, धन्यवाद।